This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिज़नेस प्लस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ। मैं हूं शुमाइला अज़ीम, मेरे साथ है मंदू खेल साहब और हम आज बात करेंगे लावारिस जायदाद के ऊपर कि आखिर जो लावारिस जायदादें हैं तो उनकी जो है वो गवर्नमेंट में या लॉ में क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और उनके बारे में जो है वो क़ानून क्या कहता है। तो सबसे पहले तो मैं मंदू खेल साहब ये पूछना चाहूँगी कि हम इस ज़मरे में उन जायदादों को भी लेके आ सकते हैं जो कि पार्टीशन के वक्त लोग छोड़ के यहाँ से कुछ छोड़ के वहाँ चले गए थे और इंडिया से छोड़ के यहाँ आ गए, तो वो भी जायदादों का काफ़ी एक स्प्लिट था। तो मेरे ख्याल में उसी वक्त जो है वो ये क़ानून वगैरह इट केम इनटू प्लेस कि आखिर इन जायदादों का क्या किया जाए। वैसे टॉपिक तो आपका अच्छा है, लावारिस जायदाद। और मैं अगर थोड़ी सी मजाक करूँ तो पाकिस्तान में कोई जायदाद लावारिस रही नहीं है, यानी जिनकी है जो मौजूद है वो भी नहीं रही है। कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया, चाइना कटिंग, ये सारे सिलसिले जो हमारे मुल्क में चलते आ रहे हैं। लावारिस जायदाद एक लिहाज से उसको कहते हैं कि एक तो जो पार्टीशन हो गया तो यहाँ जो इंडिया के लोग थे या हिंदू थे या जो लोग शिफ्ट हुए तो वो इंडिया शिफ्ट हो गए तो वो जायदाद उसके रह गई है। ठीक है, अब उसका आगे बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर क्या। ज़मीनें भी हैं, घर भी थे, अपार्टमेंट्स भी थे, बने अपार्टमेंट, घर, ज़मीनें सब कुछ मौजूद है। ठीक है, उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने एक सेटलमेंट डिपार्टमेंट बनाया था और उस सेटलमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए जो ये जायदादें रह गई थी उनकी तमाम तफसीलात उनके पास थी। और फिर जो इंडिया से हमारे भाई वहाँ से जो वहाँ जुल्म सतम जो भी इनके साथ तो सलूक होता रहा तो मजबूर हो के जब 1947 या 1947 के बाद भी लोग ग़ालिबन काफ़ी अरसे तक जो है ना लोग आते रहे। जैसे जैसे उनके साथ ज़्यादती होती रही वो मुल्क छोड़ के इधर आते रहे। फिर गवर्नमेंट ने उन लोगों को ये कहा कि जो आपको जायदाद मिल जाए, जो जगह मिल जाए, मतलब स्पेशली ओपन लैंड की बात हम नहीं करेंगे और स्पेशली जो वो है जो अपार्टमेंट है, घर है, तो उसमें लोगों ने बैठना शुरू कर दिया। फिर एक अच्छा, मतलब वो कब्जा वाली एक चीज़ हो गई खुद ही से या उनको कोई अलॉट हुई थी? नहीं, मैं वही तरीका आपको बता रहा हूँ। मैं जी, जो इंडियन नेशनल थे या हिंदू थे या बहुत सारे हिंदू सिंध में आज भी रह रहे हैं, लेकिन जो छोड़ के चले गए और इंडिया में जो मुसलमान थे और वो जिसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, मतलब कोई इधर जा रहा था कोई जा रहा था, जहाँ उनको जो जगह अच्छी लगी तो वो जाते थे। जो इंडिया से जो मुसलमान यहाँ शिफ्ट हो रहे थे उनको फिर गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जो जगह मिले वहाँ पे आप बैठना शुरू कर दें। जारी बात है चंद घंटों में तो अलॉटमेंट मिल नहीं सकता है, ना कोई सर्वे हो सकता है, ना उनकी कोई स्क्रूटनी हो सकेगी, ना उनको ये पता चल सके कि ये लोग आए इंडिया से आए या कहीं और से उड़ के आ गए। तो वो जो उनको जो जगह मिलती रही है वहाँ लोग बैठ गए। तो सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने बाकायदा एक फॉर्म इशू किया है, उस फॉर्म में फिर लोगों ने अपना डेटा वहाँ से बनना शुरू कर दिया और फिर जारी बात है वो एक सर्वे डिपार्टमेंट और इसके इंस्पेक्शन वो सारी चीज़ हो गई। हाँ जी, ये फैमिली इंडिया से शिफ्ट हो गई पाकिस्तान में, स्पेशली ये ज़्यादातर लोग कराची में आ गए, पंजाब में भी अच्छी खासी तादाद आ गई उसमें। तो फिर लोगों ने उसको जो गवर्नमेंट ने उनको अलॉटमेंट देना शुरू कर दिया थ्रू सेटलमेंट डिपार्टमेंट। एक तो ये चीज़ है। अब उसमें आगे क्वेश्चन आंसर होगा उसके हवाले से। फिर एक जो प्रॉपर्टी रह गई थी, एक तो सेटलमेंट डिपार्टमेंट जो रह गई थी या नहीं अलॉट कर सके या उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी थी, उसमें मजहबी और जैसा मंदिर भी है और चर्च भी है, दूसरी चीज़ें भी है और फिर बहुत सारी इसके अलावा प्रॉपर्टी। फिर गवर्नमेंट ने एक एक्यू ट्रस्ट जो बनाया डिपार्टमेंट, तो वो एक्यू ट्रस्ट के ज़रिए आज भी एक्यू ट्रस्ट पूरे पाकिस्तान में मौजूद है और वो उन कायदन की एक डिपार्टमेंट है और उस हवाले से जो है ना वो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और जो सिलसिला है उसके। उसके अलावा जो ओपन लैंड थे वो ओपन लैंड भी थी, मतलब ज़रूरी ज़मीनें कहो या दूसरी ज़मीनें की, तो उसका भी फिर गवर्नमेंट ने ये किया है कि जैसे इंडिया से लोग आए वहाँ उन्होंने कुछ ज़मीन छोड़ दी है और यहाँ आ गए तो उसी हिसाब से उसी रकबे के हिसाब से मिसाल वहाँ 100 एकड़ ज़मीन छोड़ गए, उसके प्रूफ पेश करके फिर गवर्नमेंट उसी तरह 100 एकड़ यहाँ ज़मीन अलाट करती है।
गो इसमें सुस्त रवी हो गई है, गो इसमें आज तक मुकदमात भी चल रहे हैं। और इत्तेफाक से मेरे पास बंस रोड कराची का एक अपार्टमेंट का केस आज भी चल रहा है। अच्छा, आज भी चल रहा है, यानी 60 साल बाद भी आज भी। 60 साल तो नहीं हो गए, 17 साल हो गए, ज़्यादा हो गए, ठीक है। 1947 तो वो फैमिली यहाँ के उस अपार्टमेंट में बैठ गए और उन्हें एक फॉर्म फिल किया था। फॉर्म फिल करने के बाद लियाकत नामे में नाम बता दूँ, बंस रोड के बड़ी अच्छी वो जलेबियाँ हैं और वो दूसरी क्या कहते हैं उसको, रबड़ी वगैरह अक्सर मेरे लिए आते हैं वो मोहब्बत में। तो वो अपार्टमेंट जो बैठ गए तो उन्हें एक फॉर्म भर दिए और आगे फिर उन्हें प्रोसेस नहीं किया। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं या कोई घर में बुज़ुर्ग होता है इस तरह से चले। इसी दौरान कोई आप हमारे यहाँ तो वो क्या कहते हैं फ्रॉड माफिया या जाली माफिया इस तरह होंगे, तो वो किसी और ने बाद में ज़माने के बाद अपने नाम से उधर डॉक्यूमेंट बना दिए सेटलमेंट डिपार्टमेंट के साथ। फिर उन्होंने उनके खिलाफ केस किए कि जी हमारा किराएदार था। कब किराएदार था? जी 1950 में। कब किराएदार था, क्या था, एग्रीमेंट कोई नहीं है, किराए कितना, इतना एग्रीमेंट, एक खाना पूरी के लिए जो लोग फ्रॉड करते हैं और बनाते हैं। वो फिर उन्होंने रेंट केस दाखिल किए उस जो लियाकत साहब है जिनका ये प्रॉपर्टी है, तो उनके खिलाफ रेंट केस किए और रेंट केस में वो हार गए, क्योंकि उस रेंट केस में मैंने रेंट कंट्रोलर को तमाम यानी 1947 से लेके उस घर के एड्रेस पे वो हज पे गया तो वहाँ पहले ज़माने में खतूत आते थे, वो फिर बिजली के बिल, फिर दूसरी चीज़ें गैस के, ये सारे मतलब कॉरस्पॉन्डेंस की जो है वो सारे उसी एड्रेस पे वो हमने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनकी जो रेंट वो था वो रिजेक्ट कर दिया। फिर वो FRA में चले गए, FRA वो हमने रिजेक्ट करा दी है, सारी जारी बातें हमारी प्ली बनी हुई। आजकल वो सिंध हाई कोर्ट में 2007 से वो पिटिशन इनकी चल रही है, लेकिन इसमें वही प्ले लिए है, कोई जान नहीं है, इस वजह से वो परसू नहीं कर रहे हैं। और पता चला कि वो जो जिनने केस किया है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी कोई वारिस है वो चला रहे हैं, नहीं बार वो अल्तवा के शिकार है। तो कहने का मेरा मकसद है कि इस तरह लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, फिर लोग वहाँ पे जो काबिज हो गए थे और गवर्नमेंट बाकायदा गवर्नमेंट की मर्जी से या सर छुपाने के लिए, जैसा अभी हाल ही में आपको बताऊँ जो अंदरूनी सिंध में सैलाब आया, तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने खुद उनको जो सरकारी अपार्टमेंट थे या कोई स्कूल थे उनको पनाह दी है कि आप यहाँ पे स्टे करें। अच्छा, गवर्नमेंट के अपने थे? गवर्नमेंट के अपने थे भी और गवर्नमेंट नहीं भी थे, तो उसको टेम्परी, मतलब वो लावारिस थे तो टेम्परी तौर पे, हाँ टेम्परी तौर पे उनको दे दिए। जारी बातें जो कॉलर को शामिल कर लेते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ है, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद यूसुफ, बताइए आपका। जी मोहम्मद यूसुफ है मेरा नाम है, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी बताइए आपका क्या क्वेरी है? मैंने वकील साहब से ये पूछ रहा था कि जो इंडिया से हमारे पेरेंट्स आए और उस वक्त इतनी सकत, इतनी समझबूझ नहीं थी या इतनी हिम्मत नहीं थी, और हमें वहाँ तो हमारी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी और यहाँ हमें बिल्कुल महरूम रखा गया। जब हम पैदा हुए हमें मेहनत मजदूरियां करते 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 इस रेंज पे पहुंचे, वालिदैन भी वफात पा चुके हैं। क्या हाउ पॉसिबल, ये भी टॉपिक है कि वो उनके साथ क्या होगा? वो आज भी कोई अपनी शरवाई, उनकी शरवाई की जा सकती है, सुन सकते हैं कोई, या उनके साथ कोई इंसाफ हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि वो आज भी क्या क्लेम किया जा सकता है ऐसी कोई चीज़ अगर हो तो, क्योंकि उस वक्त तो माँ बाप थे, उन्होंने कुछ किया नहीं, देखिए 70 साल बाद पूरे इंसान की जो एवरेज लाइफ है वो 63 साल है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी, तो इसको हम एवरेज भी कहेंगे, हमारे लिए को बड़ी अहमियत भी रखती है ये एज जो है ना। अब 70 साल बाद आप उसको, यानी पूरे एक ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद एक बच्चा आज पैदा हो जाए और उसके बाद वो क्लेम करे, तो वो आजकल एक बड़ा सरगर्म एक ख़त है, तो मैं ज़्यादा सियासी बात नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ये वो ख़त की तरह 70 साल बाद उसको अगर ये क्लेम करेंगे तो उसको साबित करना बड़ा मुश्किल होगा, और 70 साल में फिर ये भी बताना पड़ेगा कि 70 साल वो कहाँ थे, क्लेम क्यों नहीं किया। पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कहता हूँ कि बंदा झूठा दावा करेगा, सही भी हो सकता है, पता भी नहीं होता है, बाद में रिश्तेदार भी बताते हैं कि आपकी वालिद मोहतरम की ये जायदाद थी या वहाँ ये जायदाद थी, यहाँ ये नहीं है। और फिर गवर्नमेंट के पास भी इस तरह की जायदादें हो ना हो ये भी नहीं पता। मेरे हिसाब से अगर मैं कराची लाहौर की बात करूँ, जैसे आपने कहा था कि कुछ नहीं, आज भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, फिर बहुत सारी चीज़ें फिर लोगों ने मिसयूज़ भी की है, बहुत सारे, मिसाल के तौर पे मैं
जो ये हुसैन हारून साहब की फैमिली है उसका देख रहे, तो उनकी आज भी वो क्लेम करे हमारी अरबों रुपए की ज़मीन है। फिर उसके बाद हम अगर जूनागढ़ वालों की बात करें, जूनागढ़ स्टेट की जो वो लगा है, उनकी भी यहाँ अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जो मुकदमात की नज़र हो चुके हैं वो सारे, वो भी आज भी चल रहा है। तो जो कॉलर यूसुफ साहब की वो सवाल है, अगर आपके पास एथेटिक डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है कि आपकी वहाँ ज़मीन थी और आपने यहाँ ज़मीन क्लेम नहीं किया है या क्लेम किया है तो उसकी क्या वजह थी, तो आज भी अदालतें खुली है, तो वो क्लेम कर सकता है, ये उसका राइट। ओके, अच्छा, और आपने जैसे कहा कि आज भी करोड़ों की जायदादें हैं ऐसी जो कि लावारिस, अरबों रुपए की जो कि लावारिस हैं, तो उसका गवर्नमेंट ने कोई फैसला या कोई इस तरह की एलिगेशन नहीं किया 70 साल बाद? एक तो हम पार्टीशन के वक्त बात कर रहे हैं 1947 का, और दूसरा सकूत डाका जिसका गालबन आज ही सकूत डाका जो है ना वो 16 दिसंबर ही का दिन था, और 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में, मैं तो ये इस प्रोग्राम की तौर से गवर्नमेंट से मुतालबा करूँगा कि इस दिन को आप ब्लैक डे डिक्लेयर करें। ब्लैक डे इस हवाले से कि 16 दिसंबर वो भयानक दिन था जो सकूत डाका यानी पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए, और 16 दिसंबर पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल की जो मासूम बच्चों के साथ जो भयानक जुल्म हुआ है वो भी आज का दिन मनाया जा रहा है। तो ये एक दिन की बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। तो सकूत डाका यानी बांग्लादेश के बनने के बाद जो बंगाली प्रॉपर्टी थी, उस बंगाली प्रॉपर्टी को भी गवर्नमेंट ने बैन कर लिया। आज भी अरबों के हिसाब से इवन कि केडीए की जो अपार्टमेंट है, प्लॉट है, चाहे वो क्लिफ्टन में हो, चाहे वो गुलशन इकबाल में हो, तो आज भी 1000 गज़ के, 500 गज़ के, 2000 गज़ के प्लॉट आज भी उसको एबंडेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको बाकायदा वो बंद करके उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, जो कि मेरे हिसाब से ये भी ज़्यादती है कि आपने इतना अरसे के बाद मशरक़ी पाकिस्तान बनने के बाद जो बंगाली प्रॉपर्टी है उसको आपने उस फाइलों को बजाय सील करने का आपने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने खुद ही जो कब्ज़ा माफिया है उनको आपने एक रास्ता दिखाया कि जो बेटा हुआ है वो कब्ज़ा कर ले, उसको कुछ हो रहा है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा, लेकिन वो इंजॉय तो कर रहे हैं, वो कब्ज़ा तो काबिज़ तो है, तो उसके लिए भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए। और चलो अगर आप, मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे और बहुत मुश्किल है नहीं कर सकने की बात मैं यूँ करूँगा कि बहुत ही इंतहाई मुश्किल है कि आप उस प्रॉपर्टी को इंसाफ से किसी को दे, और देना भी नहीं चाहिए, मैं ये भी बात करूँगा। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे क्लिफ्टन का 1000 गज़ का प्लॉट है, तो आप क्या समझ रहे इस वक्त तो मर्रे से मर्रे भी 8-10 करोड़ से ऊपर ही है। गुलशन इकबाल का 1000 गज़ का प्रॉपर्टी आज मरे से मरे भी 5-7 करोड़ से ऊपर है, शायद मैं कम भी बोल रहा हूँ। तो इस हवाले से इस प्रॉपर्टी को जारी बात आप 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी गरीब आदमी को तो नहीं दे सकते हैं, और देना भी नहीं चाहिए, मैं इसकी मुखालफत करूँ, क्योंकि एक गरीब को आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी देंगे, यहाँ तो लाखों की तादाद में गरीब है, बल्कि करोड़ों की तादाद में गरीब है, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो भी काम है। तो इनको आप एक फ़ंड कायम करके इस ज़मीनों को आप ऑक्शन करके बेचा जाए, और उसके लिए एक फ़ंड जैसे बैतुल माल है, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस टाइप के इदारे बना के आप और गरीबों को मदद कर सकते हैं। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैडम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका नाम? मैडम जी जावेद इकबाल बोल रहा हूँ, उकाड़ा से। कहाँ से? उकाड़ा से। उकाड़ा से, जी जी। आपका? हम सन 47 से, हमारा दादा जो वो पटवारी था इंडिया में। जी जी बोलिए। जी में पहली जो है वो सिर्फ एक सवा किला आई है, उसके बाद पता नहीं कैसे कसूर में हमारे कागज है, पता नहीं चलता है हमें, तो उसका क्या कोई हल हो सकता है? जी आपको सवाल समझ आया? नहीं, मुझे इतना क्लियर नहीं था। हाँ। दोबारा से बताइएगा। हमारी जायदाद जो है इंडिया में जो था, हमारा दादा पटवारी था। अच्छा। हाँ, अभी उकाड़ा 39 में है, सलामपुरा के नाम से पुराने जमाने कंप्यूटर में आता है, सलामपुरा उसका नाम है जी। तो 38 में हमारी पहली पड़ी है, सवा किला एक सिर्फ, वो अभी हमने तकसीम की है, हमें 72 आदमी है, 150 आदमी जिनमें तकसीम की 10 मरले हैं, जो उसके पता चल के हमारा वो पहली का पता चल रहा, कह रहे हैं कि कसूर से पता चल सकता है कि कसूर में पुराने कागज पड़े, उधर आपकी कोई जमीन हो सकती है, निकल आई हो। नहीं, मेरे ख्याल में उनको खुद ही क्लियर नहीं है। हाँ, वो ये कहना वो चाह रहे अपनी हैं जायदाद की मालूमात हमसे करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे लिए इंतहाई मुश्किल होगा।
अगर आपकी कोई जायदाद है, मैं कॉलर से मुखातिब हूँ, अगर आपका कोई जायदाद है और वो आपके आबा अजदाद के है तो उसको आप रिकवर करा सकते हो, उसको आप क्या कहते हैं, उसको री अलॉटमेंट करा सकते हो। वो कह रहे हैं कि उन्होंने केस डाला हुआ है, री अलॉटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है उसको, हम ये कहते हैं कि रिन्यू कह सकते हैं, हम उसको वो करा सकते हैं अगर इसकी कोई लीज जो है ना एक्सपायर है वगैरह। और फिर अगर आप, मैं क्योंकि मैं पूरा सवाल समझा नहीं, इस वजह से मैं जवाब कहने के कहीं उनके डॉक्यूमेंट्स फंसे हुए हैं और क्वेरी ऑलरेडी केस है उनका दाखिल हुआ हुआ। तो अगर कोई केस इसका पेंडिंग है तो जारी बात है जो मुतल्लिका अदारा है वो उनसे कर सकते हैं। नहीं हो तो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आप किसी भी हाई कोर्ट में पाकिस्तान किसी भी सूबे में आप दाखिल कर सकते हैं जहाँ आपकी ज़मीन मौजूद है, उसी में कर सकेंगे। ज़मीन के हवाले से केसेस का ये सलसिला होता है कि जहाँ ज़मीन मौजूद हो उसी जुडिशन में, मिसाल के तौर पे सिंध में है, कराची में है तो सिंध हाई कोर्ट कर सकते हो, कोयटा है तो कोयटा हाई कोर्ट कर सकते हो, पेशावर, यानी जहाँ ज़मीन मौजूद हो। लेकिन इंडिया की ज़मीन की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो कौन से सूबे में फिर जाके करें? नहीं, इंडिया की ज़मीन का क्लेम या तो नहीं कर सकते है ना, उसके ये कर सकता है जो कि मैं समझ रहा हूँ उनको काफ़ी देर हो चुकी है, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि ये 70 साल क्यों खामोश बैठे हुए थे या उन्होंने कोई क्लेम किया। तो वो क्या करते थे, गवर्नमेंट जो शुरू में जारी बात है, आजकल वो क्लेम इंतहाई कम बल्कि ना होने के बराबर है। जो इंडिया में जिन लोगों की जितनी रकबा ज़मीन थी उसी हिसाब से पाकिस्तान में उसको ज़मीन दी जाती थी। लेकिन ये वही 1947 से या उसकी आप 1950 या 51 तक जो लोगों का आना था, बल्कि उसके बाद भी कुछ लोग है, बल्कि तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने जो सेटलमेंट डिपार्टमेंट बना है तो उस सेटलमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए ये सारी चीज़ें उसको एक्सचेंज और उस लोगों को अलर्ट करती थी। अब चूंकि वो देर हो चुकी है, अब वो दोबारा करेंगे, यहाँ उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर नहीं हो तो फिर अगर उसकी क्लेम जेन्युइन है तो किसी अदालत से रिज्यू कर सकता है, शायद उनको रिलीफ मिल जाए। अच्छा, आपने कहा सेटलमेंट इदारा आज भी है, तो ये सेटलमेंट डिपार्टमेंट उनके पास आज क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उनकी? देखो वो एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर सवाल का जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से जावेद बात कर रहा हूँ। मैं जी जावेद, आपकी क्वेरी क्या है? मेरे वालिद साहब की जायदाद थी, एक मकान था, उनका तो इंतकाल हो गया और जायदाद जो है मेरी वालदा के नाम है। हम 3 भाइयों ने मिलकर ऊपर की 3 मंजिला बनाई है। अब वालदा चुपचाप वो मकान जो है उन्होंने 1 करोड़ का तकरीबन बेच दिया मकान में, और हमें कुछ भी उसमें से नहीं मिल रहा है। हमने अपने रहने के लिए, अपने बच्चों के रहने के लिए ऊपर मकान बनाया था। अब उसके लिए हम कोर्ट में क्या प्ली ले सकते, क्योंकि ये इसका क्या नाम है, हम लोग कोई वरासत का तो तकाजा नहीं कर रहे। ये जो हमने ऊपर पैसा लगाया हुआ है उसको हम तकाजा कर रहे हैं कि भाई ये पैसा ये हमें दे दिया जाए मौजूदा वैल्यू के हिसाब से। तो उसके लिए हम क्या प्ली ले सकते हैं? तो साहब अगर कुछ हमारी मदद फरमा दें। और आपने ये बताया कि आपकी अम्मी के नाम ये जायदाद थी? जी हाँ, जायदाद अम्मी के नाम की है, और एक भाई ने और 2 बहनों ने मिलकर उनको वर्गला के और ये मकान सौदा करवा दिया और 2 लाख एडवांस भी ले लिया, समझे ना। तो अब ये कि इसके लिए हम कोर्ट में क्या प्ली ले सकते हैं? क्योंकि वालदा का नाम मकान है, वरासत में हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि पैसा हमारे ऊपर लगा हुआ है। उस वक्त हमारा 2,40,000 रुपए लगा था, और मकान जो खरीदा गया था वो 4.25 लाख का खरीदा गया था, समझे ना। तो आज 1 करोड़ की वैल्यू है। अब वो हमारा पैसा तो गया, हम लोग तो रुल गए। अगर ये मकान बिक गया तो हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। तो इसके लिए कोई कानूनी चारा क्या हम कर सकते हैं? मंदुखैल साहब से बड़ी गुजारिश के साथ। जी बहुत शुक्रिया जावेद। जी मंदुखैल साहब, आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले जो वालदा के नाम पे बहुत सारी अच्छे बच्चे, फरमाबरदार बच्चे अपनी वालिद और वालदा, ख़ुसूसी तौर पे क्योंकि वालदा दुनिया की वो अज़ीम हस्ती है जिस पे भरोसा भी किया जा सकता है और जिसे हम प्यार मोहब्बत भी करते हैं और यकीनन करना भी चाहिए, तो वालदा के नाम पे कर लेते हैं। यकीनन शायद इन लोगों ने भी इसी तरह किया होगा। अब फिर उसके बाद वही बच्चे होते हैं, उनमें से एक आध शरारती होता है जो माँ को अपनी चाल में फंसा लेते हैं और फिर अंगूठे लगवा देते हैं, और बहुत सारे मुकदमात इस तरह चले भी आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो वालदा के नाम पे जैसा 4.5 लाख रुपए बता रहे थे कि प्लॉट लिए है या बंगला लिए है, जो भी प्रॉपर्टी है वो लिए है, वो ट्रांजैक्शन शो करनी पड़ेगी कि आया वालदा को पैसे किसने दिए। ठीक है, नहीं उनके नाम पे वालिद की थी, वो वालदा के नाम पे प्रॉपर्टी करके इंतकाल कर गए। वालिद के खरीदा वालिद ने था। जी जी, ठीक है, बहुत पहले की बात, बहुत पहले की बात। ठीक है, तो वालदा के नाम पे प्रॉपर्टी थी, जिसमें तीनों बच्चों ने, चारों बच्चे जितने भी हैं, उन्होंने ऊपर अपने अपने पोर्शंस बना लिए थे। जी जी जी, क्योंकि वो वालदा के नाम पे थी तो उन्होंने वो बेच दी बगैर किसी को बताए।
देखिए, इसको चैलेंज किया जा सकता है। देखो, चैलेंज इस वजह से तसल्ली के लिए मैं बात करूँ कि सबसे पहले अगर वालिद की प्रॉपर्टी है तो अकेले वालिदा के नाम पे उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। वालिद ही करके चले गए थे, ठीक है। अच्छा, वालिद अगर करके चले गए तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। इस वजह से चैलेंज किया जा सकता है कि वालिदा ने वो प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं सकती है, ना उसको कोई ट्रांजेक्शन होगा। वालिद अगर ये प्रॉपर्टी उसको देगा तो गिफ्ट डीड देगा, वो किस तरह है। अगर कोई सेल परचेज़ की बात की है तो उसकी तो इतनी सख्त नहीं थी कि वो ख़रीद सके। और फिर उसके अलावा जो उन्होंने मकान के ऊपर पैसे लगा है, ख़र्चा किया है, वो उसको उसकी असेसमेंट के लिए, उसकी रिकवरी के लिए और उसको उस मकान में अपना वो हिस्सा लेने के लिए वो सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं। और उस सिविल सूट में वो ये प्ली ले सकते हैं, एक तो वालिद मोहतरम की जो प्रॉपर्टी है वालिदा के नाम पे आई है, किस कंडीशन में, किस शर्त पे यकीनन कोई बात होगी। और अगर बात नहीं भी है तो वालिदा अकेले में उसको ऑनर नहीं बन सकती है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो मिसाल के तौर पे ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी था और उसमें 2 मंजिल और बना दी है, तो वो वालिदा तो बना नहीं सकेगी, ज़ाहिर बात है। वो कोई कारोबार या कोई नौकरी इस तरह कोई चीज़ नहीं होगा, यकीनन इन बच्चों ने मिल के उसको बनाएगा। तो बच्चों का सोर्स ऑफ इनकम अगर शो हो और अगर उस हिसाब से हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो मैं ये करूँ कि इतना आसान नहीं है, आपको फौरी तौर पे सिविल सूट दाखिल करना चाहिए और आपको वालिदा को भी पार्टी और जो बहन भाई शरारत करे उनको पार्टी बना के आप ये दाखिल कर सकते हैं उसमें। और चूँकि आपके पास कब्ज़ा है तो आपसे वो कब्ज़ा इतना आसानी से ले भी नहीं सकते, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कब्ज़ा लेने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। आप एक सिविल सूट दाखिल कर ले, मिसाल अगर मैं कराची की बात करूं तो सीनियर सिविल जज के यहाँ आपके पास 1.5 करोड़ की लिमिट है कि 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी तक आप यहाँ दाखिल कर सकते हैं। ये अंदरूनी सिंध या दूसरे इलाकों में नहीं है, ये कराची की पोर्ट की वजह से इनकी लिमिट रखा गया। मैं वाज़े करूँ ये बात, आप फौरी तौर पे सिविल सूट दाखिल करें। सिविल सूट आप दाखिल करेंगे तो ये केस आएगा एविडेंस के ऊपर, और एविडेंस जब चलता रहेगा तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वालिदा एक बेटे के लिए दूसरे बेटे के साथ ज़्यादती करेगी। और वक्ती तौर पे बच्चे वरगला देते हैं, शरारत करते हैं, शैतान टाइप के होते हैं। तो यकीनन जब एविडेंस पे बात आएगी तो अल्फ़ के ऊपर आएगी, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, अगर मैं झूठ कहूँ तो अल्लाह का कहर और अज़ाब नाजिल हो। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि एक माँ इस तरह कसम उठा सकती है, ठीक है। वो जब बात आएगी तो ऑटोमेटिकली ये मसला टूट जाएगा, मसला ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके अलावा पोजीशन आपके पास है, कब्ज़ा आपके पास है। जो परचेज़र है वो आदमी आपसे ज़बरदस्ती ये मकान खाली नहीं करा सकता है, क्योंकि उसके लिए भी आपको उनको बाकायदा कोर्ट का एक सहारा लेने पड़ेगा, कोर्ट का कोई ऑर्डर लेने पड़ेगा। तो मैं समझ रहा हूँ सिविल सूट फौरी तौर पर दाखिल करना चाहिए और पार्टी, और इतना आसान नहीं है इस मकान को खाली कराना और या बेचना। बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, लाहौर से बात कर रहा हूँ, खालिद हुसैन का नाम है जी। आपकी क्वेरी क्या है? जी, मुझे आपके तौर पे ये शदरा साइड पे जी कल से एक घर है, तो पुलिस वाले किसी के साथ मिलके कोई कब्जा ग्रुप है, ये कोई सोसाइटी है जी, वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी, जिन्होंने 2002 में कुछ घर अलाट किए थे लोगों को जो उनके वर्कर्स थे, ठीक है जी। उनके पास कोई रजिस्ट्री या इस तरह का मामला तो होता ही नहीं है, वो स्टाम्प पेपर होता है जिसकी बिहाफ पे वो अलाट कर लेते हैं घर। तो कुछ ऐसे लोग जो कब्जा ग्रुप टाइप, जब उनको पता चलता है कि ये इस तरह के मामला हैं, तो फिर वो जो लोग पावर में होते हैं उनके साथ मिल के उनके घरों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कल से मैं एक वाक़या देख रहा हूँ और मैं इस चीज़ से भी हैरान हूँ कि ये जेन्युइन चीज़ है, मतलब वो लोग 2002 से वहाँ पे रह रहे हैं। उन्होंने इन्हीं ग्रुप के खिलाफ इसी थाने में जिसमें वो रह रहे हैं ना, इसी थाना फिरोज वाला में ना, उनके खिलाफ FIR भी करवाई है। उनके अदालत से भी इस चीज़ का उन्होंने रिटर्न लिख के दिया कि जी ये इनका ही है घर। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कल से पुलिस वालों ने बेचारों को, उनके बच्चे हैं जी, वो देख के तरस आते हैं। मैंने तो 1-2 चैनल को फोन किया था कि इस मामले को देखने गया है, उन्होंने 1-5 पे भी कॉल की है। अब जारी बात है 1-5 वाले वो मुतलका थाने ने इन्फॉर्म कर दिया है, तो वो DSP साहब है या कोई सब इंस्पेक्टर साहब है, वो कहते हैं जी कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। जबकि अदालत भी ये बात कहती है कि जो वहाँ पे बैठा हुआ है इतने अरसे से, ये उन्हीं के नाम पे है और उनके पास वो रिटर्न हर चीज है। और सर मेरी उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, जस्ट एक इंसानियत के नाते से मैं ये बात कर रहा हूँ। और अगर आप इसमें हो सके तो काइंडली
आप उनकी जितनी फेवर हो सकता है अपने चैनल के पर्सन से काइंडली जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बड़ा तरस आया जब कल से और आज भी जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था मैंने देखा तो वो लोग उधर के उधर जाके रहते, कोई भी उनकी बात नहीं कर रहा था। इवन के हर डॉक्यूमेंट भी मैंने उनसे देखे हैं वो उनकी फेवर पे है। काइंडली इससे थोड़ा सा आप जरा ठीक है बंदूखल साहब ब्रेक पर चलते हैं, वापस आके आपके सवाल का जवाब देते हैं। जो कॉलर हमारे साथ थे, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, विल सी यू राइट बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ, हम बात कर रहे हैं लावारिस प्रॉपर्टीज़ पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे लावारिस प्रॉपर्टीज़ पे आज के प्रोग्राम इंसाफ में, और हमारे साथ प्रोग्राम ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर थे तो उनकी कुछ परेशानी थी, तो उसका जवाब फिर मंदुखिल साहब आप बताइए। वो गालबन कोई जहाँ तक मैं समझा एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि उस पर कब्ज़ा हो गया, पुलिस वाले के साथ मिल के कोई DSP CSP की बात कर रहे थे उसमें। ये पाकिस्तान में कोई छोटी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये रोज़मर्रा का किसी गरीब आदमी का, किसी ईमानदार आदमी का इस तरह कब्ज़ा और ये सारी चीज़ें होती रही थी, और इन्हीं कब्ज़ा की वजह से जिस वक्त ये कब्ज़ा माफिया उरूज करता है तो जनरल मुशर्रफ के दौर में ये इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट आया था 2005, तो उस हवाले से कि ये कब्ज़ा फिर ये चाइना कटिंग और ये सिलसिला है। तो उसने जो कॉलर ने सवाल किया था उसने ये कहा कि कब्ज़ा हो गया पुलिस वाले की मिली भगत से या उसकी आशीर्वाद से वगैरह वगैरह। उसके लिए आसान प्रोसीजर ये है कि आप सीधे जाएँ वहाँ थाने में एक दरख्वास्त दे दे कि फ़लाँ ने जो भी वो कहते रहे कि उन्होंने टीवी चैनल्स को भी रुजू किया, उन्होंने भी 15 फ़ोन कर दिया, फिर घूम के वही बात आ गई। इस तरह नहीं होगा, टीवी चैनल वाले क्या करेंगे, 15 वाले तो आते ही नहीं है, आ गए तो फिर वो कोई और कहानी करते हैं। तो ये कब्ज़े के लिए वो इतना नहीं है, इनके वो दहशतगर्दी के लिए कोई फुर्सत नहीं है, लंबी बात हो जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। इसके लिए प्रोसीजर ये कि आप थाने में एक दरख्वास्त रिसीव करा दी जो भी काबज़ीन है जिसका नाम वगैरह है, और अमूमन बदकिस्मती से हमारे यहाँ, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो पुलिस वाले दरख्वास्त वसूली नहीं करते, और स्पेशली जहाँ, और मैं एक चीज़ ये दावे से कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई भी काम किसी भी थाने की हदूद में हो रहा हो और SHO को पता नहीं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। पूरा पाकिस्तान में एक एक चीज़ आपको अपनी पड़ोसियों के बारे में कुछ नहीं पता होगा, SHO को सब मालूम होगा। फिर SHO नहीं होता है, फिर थाने में बाकायदा स्पेशल वाले कहते हैं, वो स्पेशल इसकी इंटेलिजेंस होते हैं, जिसको स्पेशली कहते हैं उसको, तो वो उनको सब होता है, और वो थाने में पक्के बिल्कुल जैसे वो आया नहीं है उस तरह बैठे रहते हैं सालों से, तो उनको पता होते हैं। तो वो आप थाने में दरख्वास्त दें, नहीं वसूल करें तो आप कोरियर के ज़रिए उसको वो भिजवा दें, फिर भी FIR ना काटें तो आप 22 की पिटीशन मुतल्लिका सेशन जज के यहाँ दाखिल कर लें, फिर भी नहीं हो तो आपके पास डायरेक्ट कंप्लेन जो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत मैंने कहा 2005 में जो कानून आया है जिसकी सज़ा 10 साल तक सज़ा है उसमें, तो वो उसके तहत आप केस दाखिल कर सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं है कि कानून नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर है हमारे मुल्क में अमल दरामद नहीं है कानून का, कानून लेकिन तो अपील के तरीके भी हैं, एक दरवाज़ा नहीं तो दूसरा दरवाज़ा। ये मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ ना बहुत सारे। ओके, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, आपका नाम कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं हसन बात कर रहा हूँ मुल्तान शरीफ से। जी हसन, बताइए आपकी क्वेरी क्या है? जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरे दादाजी का नाम मोहम्मद है, पूरा है मोहम्मद रमजान उर्फ जान मोहम्मद। अब हमने इंतकाल कराना है तो वो पटवारी कह रहा है वहाँ पे तो जान मोहम्मद है, तो वालिद साहब के नाम पे है, शनाख्ती कार्ड के नाम पे है मोहम्मद रमजान, तो इसका क्या तरीका कार है? काइंडली मुझे इंडिकेट करें, मेहरबानी आपकी। आपने क्या करवाना है? इंतकाल जो है हमने आगे करवाना है वालिद साहब के नाम, ज़मीन ट्रांसफ़र कराना है उन्हें। जी, ओके। इंतकाल कहते हैं हम अल्फाज। उनका जो लाइक मेरे जो दादाजी का नाम पूरा है मोहम्मद रमजान उर्फ जान मोहम्मद, वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड पे है मोहम्मद रमजान, जो उधर हमने पटवार खाने में पता करवाया हुआ है जान मोहम्मद, तो इसका क्या तरीका कार है? पटवारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ओके, थैंक यू। सदर पाकिस्तान बात सुनने को तैयार होगा, पटवारी नहीं होगा, पटवारी इतनी बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो वो पटवारी के नखरे आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और उसको मुंह बंद करने के लिए भी आपको इक़दाम करने पड़ेंगे, जो कि बदकिस्मती हमारे मुल्क में, हम तरगीब नहीं देंगे, लेकिन इसके बगैर होगा भी नहीं है।
आप सीधे साधे ये कर लें कि कोई आपका बिल्कुल जेन्युइन नाम हो, तब ये पटवारी की नखरे आपको उठाने पड़ेंगे, ये तो तय है। आप सीधे साधे ये कर दें कि जो नाम की गलती है उसको दूर करें पहले, कि वो नाम में गलती बाई मिस्टेक शनाख्ती कार्ड में कभी कभार नादरा वाले भी गलती कर लेते हैं, नाम कुछ और होता है, वो टाइप को और कर लेते हैं, फिर उसके लिए आपको कहते हैं जाओ कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, फिर कोर्ट में हम धक्के खाते रहो, फिर ऑर्डर लेके आओ, पता नहीं ऑर्डर दे भी कि नहीं दें। तो ये बहुत सारे केसेस हम भुगत रहे हैं, स्पेशली जो बच्चों के हवाले से बच्चों के हवाले से जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में वो होता है ना, कभी कोई बच्चे होता है, अगर पिछले महीनों में मेरे पास एक केस था, तो वो बच्चे को पाला था नाना ने, तो वो नाना के नाम से वो बच्चा बड़ा हो गया, मतलब स्कूल में नाम वही चल। अब जब बच्चा बड़ा हो गया तो उन्होंने कहा भाई मैं नाना के नाम है तो मैं अपने वालिद के नाम से करूं, तो शनाख्ती कार्ड तो इसने बना लिया है अपने वालिद के नाम में, लेकिन वो जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं करा सके। उसके लिए हमने सिविल सूट दाखिल कर ली है, लेकिन क्या बताऊँ मैं, आप जायदाद तो जीत सकते हैं मगर नाम का करेक्शन नहीं कर सकते। और तालीमी अदारों ने एक और जो लोगों को धकेला है अदालतों की तरफ, जहाँ अदालत से फ़ैसला लेके आए, भाई अदालत से क्यों फ़ैसला लेके आऊँ, मेरे ये नाम है। पहले तो ऐसा होता था कि आप एक एफिडेविट दे दें कि मेरे नाम ये है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, और एक अखबार में इश्तिहार थे छोटा मोटा 200-300 रुपये के जैसे होता था पहले। अब भी होता है छोटे अखबार में, चलो आप बड़ा करके उसको बोलो बड़े अखबार में दो तो 1000-2000 होगा और क्या होगा, उसके ऊपर वो करेक्शन कर लेते। आजकल वो भी नहीं करते, नहीं जाओ अदालत से फैसला लो, उनको पता है अदालत में क्या होता है, यहाँ फैसला इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है, इंसाफ थोड़ी मिलता है लोगों को इतना आसानी से। जो गो कि हमारा प्रोग्राम का नाम इंसाफ है, हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं ऐसे, लेकिन बदकिस्मती है, मैं सबकी बात नहीं करूँ, अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं। तो वो नाम के करेक्शन के लिए उसको करना पड़ेगा। क्या आया उसका नाम में गलती जो आया, जो वो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं एक लिहाज से पटवारी, तो क्यों कर रहा है वो, इस वजह से उसमें नाम में खान जान का कोई आगे पीछे नाम होगा, उस हवाले से वो करेक्शन करा दे और फिर ये आसान हो जाएगा। और ये ज़मीन के कहीं नहीं जाती, पटवारी जितने मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी बेमान हो जाए, ज़मीन इनकी रहेगी अपने तौर पे। आप नाम का करेक्शन के लीगल वे में जाए, शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें, 1 टका पटवारी को ना दें, उसको बोलो मैं कानूनी तरीके से करूँगा। जब आपके इलाके के जो नंबरदार है, मलिक है, खान है, चौधरी, ये जो भी है, वहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद आपका करेक्शन हो जाएगा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी, एक और कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम हमने प्लॉट के बारे में पूछना था, हमारा प्लॉट है सेंट्रल पार्क लाहौर में। जी जी। तो वो 6 साल हो गए हैं, उन्होंने हमें यानी कब्जा नहीं दे रहे। अभी हम काफ़ी बार गए हैं लेकिन वो कब्जा नहीं हमें दे रहे, कह रहे हैं अभी हमारे पास प्लॉट ही नहीं है। तो सर इसके बारे में अदालत से रुजू करें या क्या करें, क्या इसका तरीका है? जी बहुत शुक्रिया। आपका नाम और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। ठीक है, हमें वो दे दें एरिया, हमारा जो प्लॉट है वो दे दें, वो यानी बात नहीं सुन रहे हमारी किसी तरीके से। जी बहुत शुक्रिया आयशा। इसका पहला प्रोसीजर तो ये है कि ये पहले ये पता करें, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर अच्छे भी है बुरे भी है, हारमंग में बात करता हूँ, बहुत सारे बेमान बिल्डर भी है। वो ज़मीन मिसाल 100 एकड़ है तो 500 एकड़ के हिसाब से लोगों को अलर्ट कर लेते हैं, फिर वो लोगों को ये करते हैं कि चलो कोई डिफ़ाल्टर हो, कोई लेट आए, कोई ये करें, तो इस तरह वो करते हैं। जैसे मोहतरमा ने फ़ोन किया, इसके लिए तो सबसे पहले आप जो कराची में जैसे आबाद है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स, तो लाहौर में भी इस तरह एसोसिएशन होगा, हर शहर में होता है एसोसिएशन। वहाँ पे हम दरख्वास्त दें उस बिल्डर के ख़िलाफ़ कि मेरे ये प्लॉट है, ये अलॉटमेंट दिया था, ये मैंने पेमेंट किए, ये मुझे प्लॉट नहीं दे रहे। अवल तो वो इसके एक्शन लेंगे, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा एक्शन लेना, अगर कोई अच्छे साख का बिल्डर हो तो वो कभी करेगा नहीं है। तो इस तरह कुछ बेमान लोग भी माशरे में मौजूद है और इसी इदारे इसी फील्ड में मौजूद है, तो वो ये करते रहते हैं। उसमें अगर आपके लोग ज़्यादा है तो आप नेब को, यानी नेब एक वफाक का एक नेब प्रोविंशियल है, तो उसको भी आप दरख्वास्त दे सकते हैं। नेब भी उसकी इंक्वायरी करती है, जो जनरल पब्लिक की इंटरेस्ट की बात हो तो नेब भी करती है। लेकिन उम्मीद तो हम कर सकते हैं नेब से सुप्रीम कोर्ट को शिकायत है में, और आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट की शिकायत है कि नेब कुछ नहीं कर रही है, ये अदारे बजाय करप्शन की करप्शन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बल्कि जो नेब का जो स्लोगन है पिछले दिनों में फेसबुक पे किसी ने उसका तर्जमा अगर आपकी नज़र से गुजरा है तो उसमें लिखा है कि से नो टू करप्शन,
वो टेक्स्ट मैसेज जो आ रहा है। हाँ, तो उसमें फिर किसी ने कहा कि इसकी अगर उर्दू में इसकी मैंने निकाले तो उसका ये है कि करप्शन को कुछ ना कहो, करप्शन को कुछ नहीं कहो। हाँ, ठीक है। तो इन बिचारों से तो स्लोगन भी नहीं बनाया जा सका कि ये स्लोगन प्रॉपर बना ले। और फिर सुप्रीम कोर्ट का अब आपके सामने इनके बारे में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी है कि ये तो बाकायदा करप्ट कर यानी प्रोटेक्ट कर रहा है करप्शन को ख़त्म करना, और इस तरह स्लोगन भी इनको नहीं आता, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक उम्मीद का जैसे उम्मीद की दुनिया कायम है। हमें जितने ज़्यादा शिकवा हो पुलिस से, हमें फिर भी जाना पड़ता है। हमें जितने शिकवा हो अदालतों से, हमें तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और तरीक़ेकार असल में वही है ना, प्रॉपर। जी, कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील शाह बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पहला रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, लेकिन हमारी जो ज़मीन है झंग में 234 कनाल इंडिया से हमारी वालदा के नाम और मामू वगैरह के नाम की, ठीक है ना जी। तो ये औकाफ वालों ने ले लिया, जबकि असल फर्द हमारे पास है। तो औकाफ वालों के पास हम गए, हमने सब कुछ उनको सबमिट किया। हमने कहा जी जो अपना को लेटर दिखाएं जिसके तहत तुमने हमारे से ये ज़मीन ले लिया, तो वो लेटर वगैरह नहीं देते, चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं। तो क्या ज़रा बताएंगे क्या करें? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक चीज़ और बताऊं आपको, हमने खुद ही करप्शन का रास्ता दिए, हमने खुद ही करप्शन का रास्ता खोला है। मैं छोटी सी मिसाल दूं, अगर रोड पे मैं और आप जा रहे हैं, पब्लिक जा रही है, अगर आपकी गाड़ी का लाइट सही है, अगर आपकी गाड़ी का आपका लाइसेंस सही है, अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है, अगर आप सिग्नल नहीं तोड़ रहे हो, अगर आप वो कोई और गलत काम नहीं करो, तो ट्रैफिक वाले आपको रोक ही नहीं सकते। अब यहाँ न गाड़ी के कागजात होता है, न लाइसेंस होता है, सिग्नल भी तोड़ते हैं, गलत भी चलाते हैं, ओवर लोडिंग भी करते हैं, रिक्शे को सुजुकी की तरह माल लोड करते हुए भी देखा है, सब चीज़ें। जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम खुद अगले को दावत दे रहे, आइए मुझसे पैसे ले जाइए। इस वजह से कि जब मैं रोड पे ये हरकतें करूँगा, लाइसेंस नहीं होगा, तो मैंने तो उनका रिश्वत का बाज़ार तो खुद ही खोल के रखा है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद है तो आपको ट्रैफिक वाला ओए करके भी नहीं बोल सकता है, रिश्वत तो दूर की बात है, क्योंकि आप सब चीज़ सही है तो आप उसको प्रॉपर उसको मतलब मुंह दे सकते हो। अब हमारे यहाँ क्या लोग होते हैं कि एक बंदा मिसाल के तौर पे फैसलाबाद से लाहौर आया और उसने उसी दिन वो ज़मीन ट्रांसफ़र करानी हो, अब वो क्या करता है, वो शॉर्टकट के चक्कर में कि यार अब आज ही कर दो क्योंकि मैंने फैसलाबाद जाना है। अरे भाई, आपने फैसलाबाद जाना है तो एक प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेगी जो रिक्वायर्ड होते हैं। अब अगला बोले यार ज़रा ये 5-10 हज़ार रुपये लो या ज़्यादा लो, तो आप मुझे आज ही कर दो क्योंकि मैंने वापस शाम को पहुंचना है। फिर मैंने ट्रैफिक का हवाला दिया है, तो आपकी अगर डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, आपके रिक्वायरमेंट्स पूरा उतरते हो, तो आप बिल्कुल ना दें रिश्वत। इस वजह से नहीं दें क्योंकि आप खुद शॉर्टकट के चक्कर में होंगे तो अगला भी उसको पता है कि आपकी कमज़ोरी है। जो इनकी वालदा और मामू के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं समझ में आ गया कि वो किसके नाम पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे। अगर मिसाल के तौर पे वो अपनी वालदा का शेयर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करना चाह रही, जो कि वो हयात है या नहीं है, तो वो आसानी से लीगल वे पे हो सकती है। उनके लिए ना उनको रिश्वत देने की ज़रूरत है, ना किसी की मिन्नत समाजत की ज़रूरत है। हाँ, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहा है, आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है उसी के तहत आप वेट कर लें, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर लें, तो मैं समझ रहा हूँ कोई काम मुश्किल नहीं है। और फिर अगर फिर भी मैं ये भी साथ कहूँगा, क्योंकि सुनने वाले बोलेंगे ये पता नहीं मंदोखेल कहाँ से फरिश्तों का जो है ना वो डिपार्टमेंट लेके आया, मैं ये भी कहूँगा बहुत सारे रिश्वतखोर भी मौजूद है, कम अल्फाज इस्तेमाल करो उनका शैतान भी मौजूद है। उसके लिए फिर आपके पास कोर्ट का भी रास्ता है। लगाएं, एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन लगा ले, आपको कोई वकील की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 2 पेज का बनाना, इसको पार्टी बनाए, जब एक नोटिस चला जाएगा दिमाग सही हो जाएगा उसका। आपका राइट है, आप वो राइट जो आपका जो है वो आप लीगल भी आप अपना लें, तो मैं समझ रहा हूँ कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोर्ट का केस दाखिल करने से वैसे काफ़ी लोग डरते हैं। नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। कोर्ट में भी इंसान बैठे हुए, कोई आसमानी मखलूक नहीं बैठे हुए। आप जाएं, वो जजेस की भी फैमिली है, उनकी भी प्रॉपर्टी है, वो भी इन मुश्किलात से गुजरते रहते हैं। डॉक्टर को वकील से काम होता है, वकील को डॉक्टर से काम होता है, डॉक्टर को इंजीनियर से काम होता है, इंजीनियर को प्रॉपर्टी वाले से काम होता है। तो ये तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, हर इंसान को एक दूसरे का मोहताज बनाया अल्लाह ताला ने। अगर मैं वकील भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, इंजीनियर भी हूँ, फौजी अफसर भी हूँ, सब चीज़ मेरे अंदर है, तो फिर तो
ना जाने फिर तो दिमाग ख़राब होगा ना जी, निज़ाम नहीं चल सकेगा। हाँ, नहीं चल सकेगा। जी, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। आपका नाम कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैडम मोहम्मद अशरफ अर्ज कर रहा हूँ। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? और जी मैं हैदराबाद का रह हूँ, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त लाहौर में अपनी प्रॉपर्टी के सिलसिले में। जी जी। और मेरी प्रॉपर्टी बहावल नगर में है जिसकी मालियत 1 अरब रुपए है। और मेरी प्रॉपर्टी जो डिस्टेंट किंडर्ड हैं, जो कलेक्टर्स हैं, उनको डिवाइड कर दी गई है और वो मेरी वालदा का हिस्सा था। और तहसीलदार पटवारी साहिबान इसमें मुलव्वस हैं। रिश्वत लेके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में लास्ट बेल ऑनर मेरा भाई डिक्लेयर होया है और मेरे भाई की वफात के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी वालदा को और उसके बाद मुझे दीवान होने की और कोई वारिस नहीं है। तो उन्होंने कलेक्टर्स को, जो है कलेक्टर्स वो होते हैं जद्दियान जिनको ये वरासत नहीं जा सकती, उनको उन्होंने जो है ना दीवान कर दी है प्रॉपर्टी। और उसके इंतकालात आज से कोई 1 हफ्ता पहले हुए हैं और जिसमें डायरेक्टली जो है ना इंतजामिया मुलव्वस है। और शहबाज शरीफ साहब से मैंने मिलने की भी कोशिश की, उनके सेक्रेटरी साहब को मैंने बताया, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया। और ये मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी है और इसमें नहीं, अब मैं सवाल आपका समझ गया। अब जनाब, जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और आप खुद फरमा रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट किया है, तो आपको शहबाज शरीफ साहब से किसी और से मिलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये, आपने इतना अरसा धक्के खाए होंगे, आपने खर्चे भी किए होंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी ले लिया है, तो आप वहाँ पे 1-2 पेज का जो है ना, वो 1 पेज का आप कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लगा ले और ये बता दें कि जनाब ये आपका फैसला है और ये मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको तवसर कर देगा उसका। ये क्या बात हो गई है? आपने सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद उठ के तो नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास हज़ारों लाखों की तादाद में मुकदमात होते हैं, फाइलें रिकॉर्ड की नज़र हो जाती है। हर आदमी अपने मुकदमे का खुद जिम्मेदार है। आप उसी मुकदमे को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पेश करें और कंटेम्प्ट एप्लीकेशन के साथ कि जनाब आपने ये फैसला सादर फरमाया और फ़लाँ जो डिपार्टमेंट है, ये जो पार्टी बनी हुई थी, वो इसकी वायलेशन कर है, तो सुप्रीम कोर्ट 2 मिनट में उसकी क्लास ले लेगा और उसको मजबूर करेगा कि वो उस फैसले पर अमल करे। तो सुप्रीम कोर्ट से बालातर तो पाकिस्तान का कोई भी अदारा नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी की बात ये की थी कि जैसे शहर बढ़ते जाते हैं रकबे में, तो काफ़ी गांव होते हैं आसपास शहर के जो उसमें आ जाते हैं उस ज़मरे में, तो वो ज़ाहिर है वो शहर के हदूद में आ जाएं तो वो प्रॉपर्टीज़ पर लीज़ होना शुरू हो जाती हैं, ज़मीनें, इस तरह की चीज़ें। तो अक्सर देखा गया है कि जब भी इस तरह की लीज़ प्रॉपर्टीज़ पे कोई भी ख़रीदो फ़रोख्त होती है, चाहे वो जितनी बार भी हो, तो वो जो ओरिजिनल गाँव के जो लोग थे वो आके वो हमेशा उसके ऊपर क्लेम्स करते हैं, कहते हैं हमें भी कोई इसमें से हिस्सा दो, चाहे वो जितनी बार भी बिकती हो। तो उसका कोई कानून में कोई नहीं, वो ये चौधरीज़म और ये बदमाशी और ये इस तरह मुझे हिस्सा दो, ये चीज़ तो देखो ये हर जगह होती भी है और होती है तो इलीगल होती है, इसका कोई हक नहीं है। जो बात आपने की है कि गाँव की प्रॉपर्टी शहर में आके मिक्सअप होती है, तो इस तरह में मिक्सअप नहीं होती है। गाँव की जो प्रॉपर्टी है वो अलग होती है, शहर की अलग होती है। अगर शहर बढ़ जाते हैं तो शेयर को बकायदा एक्वायर करना पड़ देंगे, जैसा वो हमारे पास एक्वायर हो के सब कोई प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं। और ये परचेज के, जैसा कराची की मैं मिसाल दूं, कराची में छोटा सा कराची एक शहर हुआ करता था, अब तो मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया। तो उस हवाले से जो जमीन है वो बकायदा सिंध गवर्नमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से केडीए परचेज करती थी। कई मरतबा उन्होंने कब्जे भी किए, इसमें भी कोई शक नहीं है, मगर वो लोगों ने जो केसेस किए गाँव देहात वालों कि हमारे गाँव की ज़मीनें हैं, ये केडीए ने कब्जा किए, तो वो वापस भी मिली है उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी, आप एक कॉलर का शामिल करते हैं, आखिरी कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैं तनवीर हैदर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जी। मेरा सवाल ये है कि हमारे ताया जान ने अपनी प्रॉपर्टी, अपने हक महर में अपनी बीवी को एक मकान दिया। अब उनकी जो औलाद है वो उनको वालदा को तंग करती है और वालदा क्या हक महर के जिस मकान है इसको वालदा का हक है या औलाद इसमें इसको चैलेंज कर सकती है। और दूसरा ये कि बहुत तंग करते हैं, बच्चे उनके 6 बच्चे हैं, 6 लड़के, और वो अपनी वालदा को बहुत तंग करते हैं, जायदाद अपने नाम करवाना चाहते हैं या उसको बहुत ही परेशानी की हालत में। तो ये पूछना ये था कि हक महर का जो मकान है ये वालदा की मलकियत होगा या बच्चे इसको इसमें हकदार हैं? जी बहुत शुक्रिया।
मंदुखैल साहब, पहले वाली कॉल भी ये थी कि वालदा के नाम पर है, तो अब वो जिस तरह भी आया, गिफ्ट में आया, हक मेहर में आया, जिस तरह भी आया, वो प्रॉपर्टी तो नाम पे हो गई ना एक औरत की, तो अब किस तरह बच्चे आके क्लेम कर सकते हैं कि नहीं हमारी वरासत का था ये? देखो फ़र्क है, पहले वाले और इसमें फ़र्क है, उसको मिक्सअप ना करें। पहले वाले उन बच्चों ने वो भी तो एक शौहर ने अपनी बीवी के नाम की होगी ना गिफ्ट की तौर पे। है ना, एक शौहर है वो अपनी जायदाद बीवी के नाम पे करे या बीवी अपने नाम पे करे या जो भी सिलसिला है, या मरने के बाद कर ले, तो उसमें सिर्फ वो बीवी हकदार नहीं है, बच्चे भी है। यहाँ जो हक मेहर की बात की है वो सिर्फ बीवी हकदार है, बच्चे नहीं है। फ़र्क है दोनों प्रॉपर्टी में। अब अगर वालदा के नाम पे या उस खातून के नाम पे बच्चे ज़बरदस्ती करना चाहे तो ज़बरदस्ती का तो वो गन पॉइंट पे तो बहुत सारे काम हुए भी है, लेकिन वो कानून अपने हाथ में लेने के बराबर है। वो FIR कर सकती है, कानून उसको अपने आड़े हाथों ले सकते हैं, तो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसके लिए भी कानून मौजूद है, उसके लिए भी रास्ते मौजूद है, अदालतें मौजूद है, थाने मौजूद है, तो वो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बार बार हम ये कहते हैं, तो आपके पास थाना मौजूद है, आपके पास 22A के पिटिशन मौजूद है, आपके पास 199 के कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन किसी हाई कोर्ट मौजूद है, आपके पास 194(3) का सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो कानूनी अंडरस्टैंडिंग इसकी है कि वो वालदा की प्रॉपर्टी उस पर किसी का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है। मंदुखैल साहब बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ। हम आज बात कर रहे थे लावारिस प्रॉपर्टीज़ पे। हमारे साथ रहिएगा अगले हफ्ते भी। शुमाइला अज़ीम को, मंदुखैल साहब को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।